गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने जो आपके सिलेबस की फोर्थ यूनिट पढ़ी है उसमें कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, जिसके अंदर आपने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े। तो वो यूनिट कम्प्लीटली डिपेंड थी डिफरेंशिएशन पर। और किसका डिफरेंशिएशन? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जो यूनिट नंबर 5 है, हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को करना सीखेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ही इंटीग्रल पार्ट्स हैं। तो ऐसे ही हमें ये करना है। फोर्थ यूनिट में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, इस यूनिट में आपको इंटीग्रल पढ़ना है। तो आइए, सबसे पहले जब आप इंटीग्रल की बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है लाइन इंटीग्रल। क्या आता है? लाइन इंटीग्रल इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है? लाइन इंटीग्रल पढ़ना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लें अच्छे से, काम आएगी काफ़ी आगे, काफ़ी काम इस पर होना है। तो आपने क्या लिखा? इन केस ऑफ रियल वेरिएबल की अगर हम बात करें, क्या डिफरेंस, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इंटीग्रेशन में। द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन आप लेते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इज ऑलवेज द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। मतलब जब आप ये इस इंटीग्रेशन को आप लेते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि आपको पता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा किसी ना किसी पाथ के अलोंग होता है, तो यहाँ पर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा एक्स एक्सिस होता है, जो कहाँ से कहाँ तक लिमिटाइज्ड होती है? एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी पर। मतलब जब आप ये इंटीग्रेशन करते हैं तो ए से बी तक आपको जाना होता है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड, अब ये तो बात थी रियल की, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपने अगर जेड लिया हुआ है, द पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डैश एफ जेड डी जेड कैन बी अलोंग एनी कर्व फ्रॉम जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू बी। मतलब रियल वेरिएबल में तो हमारे पास एक ही पाथ पॉसिबल था, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक। लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जब हम बात करेंगे, तो अगर आप किसी पॉइंट ए से बी तक अगर जा रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ये आपने बी ले लिया, तो वहाँ पर तो आपके पास एक ही पाथ पॉसिबल था रियल में, कि आप किसी एक्स एक्सिस के अलोंग ए से बी तक चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। ऐसे भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। तो यही डिफरेंस है इंटीग्रेशन ऑफ रियल वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। तो आपके पास यहाँ पर अलोंग एनी पाथ आप जेड इक्वल टू ए से जेड इक्वल टू बी जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने ज्योमेट्रिकली भी दिखाने की कोशिश की है। द इंटीग्रल आपको दिया गया है सी डी जेड इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग द कर्व सी। यहाँ पर सी आपको कोई कर्व दे दिया, कर्व की लिमिट अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपने जनरल कर्व सी ले लिया है। तो अगर ये इंटीग्रल आपको दिया गया, तो आप इसको ऐसे ज्योमेट्रिकली शो कर सकते हैं इस टाइप से। ये जो आपको फिगर आपको दी हुई है, आपने क्या करा? एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी। तो दो पॉइंट के बीच में अगर आपको जाना है, तो बीच में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आपने ले लिए, P1 P2 P3 P3 PI इस टाइप से आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले रखे हैं। तो आप P0 से यानी Pn तक जाने में या ए से बी तक जाने में अलग अलग पाथ के लोग आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं यहाँ पर लाइन इंटीग्रल की, तो लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि किसी एक पाथ के अलोंग आगे बढ़ना। वहाँ पर आपके पास जनरल केस में जब आप लाइन इंटीग्रेशन की बात करते हो, अलग अलग पाथ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ले रहे हैं सिंगल पाथ के थ्रू जा रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें एक आ गया इन केस ऑफ पॉइंट P0 एंड Pn कोइंसाइड सो दैट सी इज कॉल्ड ए क्लोज कर्व। अगर P0 और Pn क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोज कर्व बन जाएगा। यहीं पर P0 है और यहीं पर इसी पॉइंट पर क्या आ गया? Pn। तो हमारे पास कर्व क्या बन जाएगा? क्लोज कर्व। में भी ये सर्किल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, कोई एक ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, अलग अलग पाथ आपके पास हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि कर्व हमारा क्लोज है। तो क्लोज कर्व के लिए एक स्पेशल नोटेशन होता है, जिसको आप इस टाइप से इंटीग्रेशन के ऊपर इस टाइप का सर्कुलेशन पाथ आप लगाकर शो करते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया, इंटीग्रेशन साइन लेते हैं और इसके ऊपर एक सर्कुलेशन पाथ लगा देते हैं। तो अगर सर्कुलेशन पाथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जिस कर्व के लोग आप ले रहे हैं, तो वो क्या है? एक क्लोज कर्व है। और अगर ये साइन लगा हुआ नहीं है, सिंपल ऐसा इंटीग्रेशन है, तो मतलब आपका कर्व क्या है? ओपन कर्व आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में लिया हुआ है। ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि लाइन इंटीग्रेशन का मतलब किसी एक पाथ के लोग आप यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, जो कि आपने ज्योमेट्रिकल दिखा हुआ है। पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जनरल वे में एक ले लिया। ठीक है। ये तो आइए बात करते हैं इससे उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया। हालांकि इस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आपने वेक्टर्स पढ़ा था, वेक्टर इंटीग्रेशन जब आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर भी आपने कुछ पाथ्स के लॉन्ग इंटीग्रेशन करना सीखा था। तो उसी का यहाँ पर भी यूज़ होना है। जब आपको मैंने वहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था या वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ाया, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये काम आगे जब आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये काम आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। तो उसी को यूज़ करेंगे थोड़ा सा, जिन बच्चों का ध्यान होगा। नहीं तो आप देख सकते हैं पुराने नोट्स लाकर। ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। एक इंटीग्रल आपको दे दिया गया। ये
इस टाइप से इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अलोंग द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हैविंग क्या दिया हुआ है आपको, ये दिए हुए हैं अलोंग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हैविंग 0,039 एज एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं। सेकंड पार्ट में अलोंग वाई इक्वल टू आपको दे रखा है 3 है। तो पहला पार्ट लेते हैं, आप कौन किसके अलोंग कर रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलोंग आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब आपने अलोंग किया तो डी वाई कितना हो गया, 2x dx हो गया। लिमिट क्या दे रखी है आपको, लिमिट कहाँ से देखेंगे, आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं एंड पॉइंट 0, 0, 3 और 9। चूंकि आप एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, जब आप वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आपने एक्स की लिमिट क्या ले ली, 0 से लेकर 3 तक, चूंकि एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 3 तक। तो आपने क्या लिया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई आपके पास ये आ गया, तो ये डी वाई हो गया 2x dx। सारी वैल्यू आपने रखी, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, डी वाई की वैल्यू रख के लिमिट 0 से 3 आपने ले ली। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 3, 2x की पावर 6 अपॉन 6, ये आपने यहाँ पर लिया हुआ है। लिमिट्स लगा दी, ये आपको आंसर मिल गया। आइए अब आई की बात करें। इसी में आपको आगे दिया हुआ है सेकंड पार्ट, उसमें क्या कहा गया, अलोंग वाई इक्वल टू 3x। वाई इक्वल टू 3x दिया तो डी वाई आपने 3x dx रख लिया। जो इंटीग्रेशन आपके पास है वाई और डी वाई की वैल्यू आपने इसके अंदर रख ली है। जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, लिमिट आपको क्वेश्चन से निकालनी है। इसमें क्या कहा गया, बिटवीन द सेम पॉइंट, क्या कहा गया यहाँ पर हमसे कि सेम पॉइंट्स के बीच में हमें करना है। तो सेम पॉइंट कौन कौन से हो गए, जो आपको एज फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कौन से पार्ट दिए गए, कौन से पॉइंट लिया आपने, 0 और 3। लिमिट्स क्या ली थी, 0 से 3। तो क्या कहा गया, सेम पॉइंट। तो यानी यहाँ पर भी लिमिट आपको क्या लेनी है, 0 से 3 आपको लेनी है। पाथ चेंज हो गया है लेकिन पॉइंट वही के वही है। तो वही लाइन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपको शुरू में बताई थी कि अलग अलग लाइन के थ्रू जा सकते हैं आप, अलग अलग पाथ्स के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 पाथ लिए, एक अलोंग वाई इक्वल टू 3x और एक कौन सा लिया था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन जिन पॉइंट्स के बीच में कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास 0 से लेकर 3 ही आपको दिया हुआ है, जैसा फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट तो वही है, बस पाथ आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन आपको दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस आई आपको इवेल्युएट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड, इसके अलोंग करना है। पहला पाथ दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स, दूसरा दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। जब आपने फर्स्ट पाथ लिया तो ये कितना हो गया हमारे पास, वाई इक्वल टू एक्स, ये आपने ले लिया, डी वाई आपके पास आ गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, चूंकि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में आयोटा भी दिया हुआ है, तो आयोटा आपको दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डी जेड निकालना पड़ेगा। तो अगर जेड कितना होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, आप जानते ही हैं। तो डी जेड कितना होता है, डी एक्स प्लस आई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, आई डी वाई होता है, आई डी वाई। तो अब क्या हुआ, डी वाई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्या दे रखी है, डी एक्स दे रखी है। ये तो आप जानते ही हैं कि जेड इक्वल टू कितना होता है, अगर आपके पास कितना है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो डी जेड आपके पास हो जाता है डी एक्स प्लस आई डी वाई। और यहाँ पर डी वाई इक्वल टू कितना है, डी एक्स के इक्वल दिया हुआ है, इसलिए डी जेड कितना हो गया ये। क्योंकि इंटीग्रेशन आपको इस बार किस में करना है, जेड में करना है। आपको क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड में आपको इंटीग्रेशन करना है, इसलिए आयोटा की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपने y इक्वल टू एक्स रखा, डी वाई ये आ गया, डी जेड की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आपने उठाकर किस इंटीग्रेशन में रख दी, जो आपके पास ऊपर दिया हुआ है। अब ये जो आपको लाइन, ये जो पाथ आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स क्या होती है हमारे पास, एक ही इस टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू एक्स। जब आप इस पर चलते हैं तो आपको देखनी है कि लिमिट जो दे रखी है तो कौन सी लेनी है, जो कि रियल एक्सेस पर लिमिट है, वो कौन सी होंगी, 0 से 1 होगी। चूंकि आप y इक्वल टू एक्स के अलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। क्योंकि y इक्वल टू एक्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई, तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग है, इसलिए आपने क्या ले ली, लिमिट 0 से 1 ले ली है। क्योंकि इंटीग्रेशन किसके अबाउट कर रहे हैं आप, x के अबाउट कर रहे हैं। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाला पार्ट वाई एक्सिस पर शो होता है और रियल वाला पार्ट एक्स एक्सिस पर। तो जब आप एक्स के अबाउट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे, लिमिट 0 से 1 आप ले लेंगे यहाँ पर। तो 0 से 1 आपने लिमिट ली, सारी वैल्यू लगाई, अंदर प्रोडक्ट की एक्स स्क्वायर की, अंदर आयोटा एक्स की, 1 प्लस आयोटा से प्रोडक्ट की, ये आपको मिला, लिमिट आपने अप्लाई की, तो ये आपको आंसर मिला। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, अलोंग द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई आपके पास ये हो गया, डी जेड आपने फिर से वही डी वाई की वैल्यू से आपने क्या रख लिया, यहाँ पर डी वाई की वैल्यू रखी, तो डी वाई की वैल्यू ये आई आपके पास, यहाँ पर रखी तो डी जेड आ गया। अब एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वही बात है, क्योंकि इंटीग्रेशन फिर से एक्स के अबाउट हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक्स की लिमिट लेनी है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। तो 0 से 1 आपने लिया, सारी वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू
ये कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, वाई की वैल्यू आपने क्या रखी, वाई इक्वल टू आपने जो भी आपको पाथ दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने रखा और डी वाई 2x dx रखा, तो डी जेड की वैल्यू मिल गई। तो ये लिमिट 0 से बनी रहेगी क्योंकि फिर से एक्स के अबाउट कर रहे हैं। ये सारी वैल्यू आपने रखी तो आपको ये इंटीग्रेशन मिल जाता है जो नीचे दिया हुआ है। इंटीग्रेशन आप पे करना आता है, इजी सा इंटीग्रेशन है, एक्स की पावर एन का एक्स की पावर n+1/n+1 डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए लिमिट्स आपको इसमें लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये आपने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए हैं आज। लाइन इंटीग्रेशन को आपने पढ़ा और उसके एक दो क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आगे काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर केवल इंट्रोडक्टरी आपको बताया गया है। आइए एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इसमें बात करते हैं सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन की। ठीक है, तो सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन आती रहती है, पूछ भी ली जाती है कभी कभी विद एग्जाम्पल, और आगे काम भी आएगी आपके। तो आपने ये कहा एक कर्व इज कॉल्ड सिंपल कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अगर कोई कर्व ऐसा है जो कि खुद को क्रॉस नहीं करता है, लाइक जैसे आपने पहला कर्व दे रखा है, ये कहीं भी अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल क्लोज कर्व कहलाएगा। कोई कर्व अगर अपने आप को क्रॉस कर रहा है, जैसे सेकंड इसमें दे रखा है, ये कर्व इस पॉइंट पर ना नोड सी बनी हुई है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक अपने आप को ही क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मल्टीपली कनेक्टेड कर्व कहलाएगा। पहला कर्व सिंपली कनेक्टेड कर्व चूंकि कहीं पर भी खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, दूसरा मल्टीपली कनेक्टेड कर्व चूंकि इसी कर्व को जब आपने इस टाइप से लिया है तो उसी कर्व ने अपने दो हिस्से कर लिए हैं, इसलिए मल्टीपली कनेक्टेड होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ कर रहा है, ये खुद को क्रॉस कर रहा है, मल्टीपली कनेक्टेड कर्व हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। आज आपने क्या पढ़ा, लाइन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, और सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। कल आप बहुत इंपॉर्टेंट कोशी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ेंगे, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। तो ये बेसिक था लाइन इंटीग्रल का। तो बस डिफरेंस आपको समझना है, रियल वेरिएबल में एक ही पाथ होता है, लाइन इंटीग्रेशन में आपके पास अलग अलग पाथ्स हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपके पास अलग अलग पाथ्स हो सकते हैं। तो जब आप लाइन इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग आप चलते हैं दो पॉइंट के बीच में, तो लाइन इंटीग्रेशन मतलब एक लाइन के थ्रू आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रेशन था। कॉम्प्लेक्स में और रियल इंटीग्रेशन में आप डिफरेंस समझ चुके हैं, रियल में सिर्फ एक ही पाथ होता है, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ज़्यादा पाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ऊपर जब आपने लेक्चर शुरू किया, ऊपर डेफिनेशन ही आपने पढ़ी है कि इन केस ऑफ रियल वेरिएबल द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज एक्स इक्वल टू a to b, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन द पाथ ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इज अलोंग एनी कर्व। तो जब आप लाइन इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो आप इस टाइप की लाइन जो आपको कर्व की फॉर्म में दे रखी है, इस टाइप से आप ले सकते हैं। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।